नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। तो आज मैं क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो तैयार किया था जिसमें आपको बेसिक नंबरों के बारे में, संख्याओं के बारे में बताया था। आप पहले उसको जाके करें। इससे बेसिक से है, बिल्कुल जो बच्चे बिल्कुल ही कमजोर कहते हैं गणित सर हमसे आता ही नहीं है, तो आज के बाद बच्चों ऐसा नहीं होगा कि आपसे गणित ना आए। ठीक है, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको कंप्लीट जितना मैं करा रहा हूं उसको आपको कंप्लीटली देखना होगा। ठीक, तो मैंने आपको संख्याओं के बारे में पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जब संख्याएं मैंने आपको बता दी कि प्राकृतिक क्या होती हैं, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय, ठीक है ना, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य और वास्तविक संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब आपका चैप्टर भी है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर है। अच्छा, रियल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम जितनी भी संख्याओं को अब तक पढ़ चुके हैं उन सभी संख्याओं का जो कॉम्बिनेशन है, समुच्चय होता है, उनको हम क्या बोलते थे, वास्तविक संख्या है। ठीक, अच्छा अब मेन जानेंगे गुणनखंड क्या होते हैं किसी भी चीज के। देखो गुणनखंड यानी फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, तो फैक्टर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि देखो फैक्टर होता क्या चीज है। जैसे कोई भी एक फैक्टर हमेशा उन्हीं संख्याओं को होती है जो संख्याएं भाज्य होंगी। कैसी होंगी, जो संख्याएं भाज्य होंगी हम उनके ही फैक्टर यानी गुणनखंड कर सकते हैं, अभाज्य के गुणनखंड नहीं होते हैं। ठीक है, अगर देखो कोई भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या कैसे, मैंने मान लिया कि भाई 16 है, क्या है, 16 है, 28 है, 15 है, कोई सी भी आप संख्या ले लो, या 9 है, 6 है, ये संख्या है। अब अच्छा इसके गुणनखंड क्या होते हैं कि गुणनखंड हम उनको बोलते हैं कि जो अभाज्य संख्याओं के रूप में हम किसी भी भाज्य संख्या को लिख सकते हैं। या हम देखो ये क्या संख्या, सब अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के रूप में हमने एक भाज्य संख्या को लिखा है या व्यक्त किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। जैसे 27 28 करने 2 इंटू 2 इंटू 7, 15 करोगे 3 इंटू 5, 9 के 3 इंटू 3, 6 के 2 इंटू 3। यानी कि किसी भी भाज्य संख्या के गुणनखंडों को अभाज्य संख्या के रूप में लिखना, वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। बात समझ में आ गई। वो भाज्य संख्या भी हो सकती है और वो अभाज्य संख्या भी हो सकती है, दोनों के रूप में हो सकती है। जैसे अगर 16 के गुणनखंड वैसे भी तो हो सकते 4 इंटू 4, या 28 के 4 इंटू 7, या इसी को लिख सकते हैं 8 इंटू 2। तो यानी वे संख्या जिनको किसी छोटे रूप में भाज्य या अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। बात समझ में आ गई, फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक, इसके बाद एक और होती है, इसकी प्रमेय वन है। प्रमेय वन, प्रमेय वन क्या है, ये थी आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय। अच्छा जी, आधारभूत प्रमेय क्या होती है, आधारभूत प्रमेय होती है कि जब हम किसी भी भाज्य संख्या के गुणनखंड करते हैं तो उसको अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना वो आधारभूत प्रमेय के अनुसार किया जाता है। ठीक है ना, कि आधार प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के छोटे छोटे गुणनखंडों या उनके रूप में व्यक्त करना क्या कहलाती है, हमारी आधारभूत प्रमेय होती है। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे जब गुणनखंड करते हैं तो भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं और अभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन जब आधारभूत प्रमेय कहेगी तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही किसी भी भाज्य संख्या को व्यक्त करेंगे। बात समझ में आ गई। चलो अब देखिए, पहले मैं आपको राजीव की बुक करा रहा हूं, इसमें से मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। जैसा कि आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा कि गुणनखंड वृक्ष की सहायता से संख्या 32,760 के गुणनखंड कीजिए। संख्या क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट है
कि 32,760 के हमें वृक्ष गुणनखंड विधि से गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको एक वृक्ष के रूप में चलाना है, यानी वृक्ष से क्या होता है, तो जब भी आप पेड़ को देखते हो तो सबसे पहले एक टहनी निकलती है, उसके बाद वो अलग अलग शाखाओं में डिफरेंट शाखाओं में बढ़ता जाता है। तो सेम इसी को भी ऐसे ही बांटना है। और किसके बेसिस पे बांटेंगे हम, आधारभूत प्रमेय के अनुसार। आधारभूत प्रमेय ने कहा था कि कोई भी भाज्य संख्या है तो उसको हमें अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ये संख्या 2 से कटेगी, 2 एक अभाज्य संख्या है। अब 2 से कितने बार कटेगा उसको भाग लगा दो, कितने बार, ये 16, ये 3, ये 8, यानी 16,380 से इतने बार कटेगा। फिर इसको 2 से काटो, ये 8, 1, 9, 0, यानी 8,190 बार कटेगा, ठीक। अब फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से 4, यहाँ 0, 19, 2, 28, 2 ने 18, 1, 10, 2 पंजे 10, यानी 4,095। अब ये देखो ये 3 से कट जाएगा। अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे, सर आप देखे क्यों बता रहे हो, ये इतनी जल्दी जल्दी काट रहे हो। तो बेटा मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस में आपको विभाज्यता के नियम कराए हुए हैं, जिनको आप संख्या को देखते ही बता दोगे, उनको ध्यान से देखोगे तो कि ये संख्या किस नंबर से कट जाएगी। मैंने 2 से लेकर 25 तक विभाज्यता के कंप्लीट नियम कराए हुए हैं, उनको आप शॉर्ट वीडियो में जाके लास्ट में चेक करते जाएं, क्रम बाई क्रम से सभी वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। उनके हर एक के विभाज्यता के नियम मैंने कैसे पता किया कि इन सभी को जोड़ लिया। अगर जोड़ इनका 3 से कटेगा तो ये 3 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। अच्छा, जैसे 2 से कैसे कटी कि लास्ट में अगर इवन नंबर यानी सम संख्या आती है, जैसे 0 हुआ, 2, 4, 6, 8 आता है, तो वो 100% 2 से ही कटेगा, ठीक है। अब 3 से काटा, 1, 3, 6, 5, फिर ये कितने से कटेगा, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यानी 455 हो गया। अब देखो इनका जोड़ जो है 3 से नहीं कट रहा है, इनका जोड़ 3 से नहीं कट रहा है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा हो, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इस नंबर को 455। अब ये किससे कटेगा, अब लास्ट में अगर 5 है तो या तो 3 से कट रहा होगा, 3 से तो ये कट ही रहा है, तो लास्ट में कन्फर्म ये 5 से ही कटेगा। कितने से कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कट कर दो, 5 से 5 9 45 और 5 एकम 5। अब 7 से कट जाएगा, 13 7 91, 13 बार। तो यहां तक इनका अभाज्य गुणनखंड रूप मिल चुका है। देखो अब इसके बाद कोई भी संख्या नहीं कटेगी। बात समझ में आई, ठीक है जी। चलो देखो भाई, पहले क्या किया हमने, संख्या को 2 से काटा। सबसे छोटी हमारी संख्या क्या थी, 2 थी। 2 के बाद आती है 3, 3 के बाद थी 5, क्योंकि हम जो भी संख्या लेंगे वो हमें सिर्फ अभाज्य संख्या ही लेनी होगी, क्योंकि आधारभूत प्रमेय में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या गुणनखंडित कर सकते हैं। तो हमने इसको अभाज्य संख्या के रूप में ही व्यक्त कर लिया है। देखो पहले 2 से काटा, इतने बार कट गया, फिर 2 से काटा, देखो 2 एकम 2, यहाँ 12 हो जाएंगे, 2 छक्के 12, 2 3 6 और यहाँ 16 हो जाएंगे, 2 8 16 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 ने 18, फिर 0 आया, फिर 2 से काटा, 2 चौके 8, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया 19 हो गया, 2 ने 18, 2 पंजे 10। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 10 हो गए, 3 त्रिक 9, 1 19 हो गया, 3 छक्के 18, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटा, 3 चौके 12, 16 हो गए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 455 के यहाँ गुणनखंड की है। अब ये 5 से कटेगा तो 5 में 45, 5 एकम 5। अब 7 से कटेगा, ये 7 एकम 7, बचे कितने 2, 21 हो गया, 7 3 21। ये इसके हमने अभाज्य गुणनखंड रूप में इसको व्यक्त कर दिया। आप इसको नोट करें।
देखो अब है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 क्या है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करने हैं। यानी हमारे पास संख्या है 6 है, दूसरी क्या है 20। इसमें हमें LCM और HCF ज्ञात करना है। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखो सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 3, ये 6 के गुणनखंड हो गए, और 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब निकालना क्या है भाई, में निकालना है HCF। तो HCF में देखना कि दोनों में कॉमन क्या क्या नंबर है। दोनों में केवल एक ही नंबर कॉमन है, वो है 2। तो जो भी कॉमन है उसको यहां लिख देंगे। ठीक। अच्छा, अगर ऐसा होता कि मान लो यहाँ तो एक ही नंबर कॉमन है, अगर 2 नंबर कॉमन होते या 3 नंबर कॉमन होते तो जितने भी कॉमन नंबर होते उनको सभी को गुणा में लिख देते। क्या करते? उसको गुणा के रूप में लिख देते, और उनका मल्टीप्लाई गुणा करने के बाद जो भी नंबर आता वही इसका क्या कहलाता? HCF कहलाता। ठीक। अब LCM, तो LCM के लिए याद रखना कि जो भी पहले कॉमन था उसको ले लो। अब जो रिमेनिंग बचा हुआ होगा दोनों में, क्या बचा है? ऊपर 3 बचा है, और ये इस वाले फैक्टर में 2 और 5 बचा है, तो इनका गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 60। तो इनका जो HCF LCM आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है कि संख्या 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 का हमें क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखो 6 के गुणनखंड अभी हमने किए थे, 2 इंटू 3 होगा, और अगर मैं 72 के गुणनखंड करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके गुणनखंड रहेंगे। 3 तरह के 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। ठीक। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 120 के गुणनखंड रहे। अब कहोगे सर हमें इतनी जल्दी तो नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं भाई, आपने अब तक ऐसे गुणनखंड करना सीखा होगा। 72 के गुणनखंड कर लो, रब वर्ग पे 2 से कटाए 36 बार, फिर 2 से काटेंगे 18 बार, फिर 2 से काटेंगे 9 बार, 3 से 3 बार, और 3 से 1 बार। जितने भी है उन सबको यहाँ गुणा के रूप में लिख लो। सेम ऐसे ही 120 के गुणनखंड करोगे, उनको भी लिख लोगे। बात समझ में आई? ठीक। अब इनका HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? HCF, और HCF मैंने आपको बताया था कि जो भी पहले कॉमन नंबर है उसको ले लो। क्या है भाई कॉमन? 2, और क्या है 3 भी है इनमें कॉमन, 3 को भी ले लो। अब इनका गुणा कर दो, 3 दूनी 6। चाहे 2 नंबर होंगे 2 में कॉमन देखेंगे, 3 नंबर होंगे तो तीनों में ही कॉमन देखेंगे। बात समझ में आई? तो इसका HCF कितना होगा? 6 होगा। अब अगर हमें LCM निकालना है, LCM निकालेंगे तो देखो जो भी HCF आया था पहले तो उसको बिना कुछ किए लिख लो। ठीक। बिना सोचे समझे, जो भी है HCF वो तो आएगा ही आएगा इसमें। सेकंड बात क्या रहेगी कि अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसमें दोनों में कॉमन क्या था? एक ये वाला, एक ये वाला, तो इसको हम एक ही बार लेंगे। देखो पहले तो भाई तीनों में कॉमन लेते हैं। क्या करोगे? फर्स्ट काम है कि तीनों में कॉमन लो। क्या? तीनों में कॉमन लो, ले लिया, वो तो हो गया HCF। अच्छा, उसको भी यहाँ लिख देते हैं। अब देखते हैं कि 2 नंबरों में कॉमन क्या है, उसको भी लो, ये भी कॉमन है 2, एक और बार ले लिया। अब बचा कितना भाई? यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा। अब जो भी सिंगल सिंगल बचा है उनको भी ले लो। यानी इसका मीन्स हुआ कि पहले तो 3 नंबरों में कॉमन लेंगे, फिर जो 2 नंबर बचे उनमें लेंगे, फिर उनके बाद जो एक एक बचेगा उनको भी लिख देंगे। ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे बच्चा तो इसको 2 को यहाँ लिखा अलग, फिर 2 को इन्हें अलग लिखा, नहीं, फिर गलत हो जाएगा बेटा। हमेशा देखो कि पेयर किस किस में, पहले तीनों में पेयर तो HCF रहेगा, और LCM में भी वो आएगा। अब जो बच्चे 2 नंबर हैं उनमें भी कॉमन लो, जो भी कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। अगर तुम अलग अलग लिखोगे तो वो गलत रहेगा। ठीक है ना? अब इनका गुणा कर लो, 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180, 180 तिया
540, तो इसका जो HCF आएगा, LCM आएगा, वो कितना आएगा 540 आएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, व्याख्या कीजिए कि 3 इंटू 5 इंटू 7। अच्छा देखो क्वेश्चन है कुछ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7। ये एक नंबर है, कहा है कि एक संयुक्त भाज्य संख्या, संयुक्त या फिर भाज्य संख्या ये क्यों है। अच्छा, हमने अब तक डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। बात समझ में? या एक और चीज है, कम से कम उसके 3 गुणनखंड होने चाहिए थे, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। चलो जी, अब करना क्या है, देखो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि इन सब का आप गुणा कर लो, जोड़ लो, फिर दिखा दो भाई इसके गुणनखंड करके, ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या है, देखो आप इसको करोगे तो आपको टाइम तो बहुत लगेगा, क्योंकि पहले गुणा करोगे, जोड़ोगे, फिर संख्या लाओगे, फिर उसके गुणनखंड भी करोगे। शॉर्ट मेथड क्या होता है कि देखो जो नंबर एक मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है उसका मीन्स है कि ये किसी एक संख्या के गुणनखंड रहे होंगे। बात समझ में? क्या है, जब भी हम नंबरों को गुणा के रूप में लिखते हैं, जैसे इसको लिखा हुआ गुणा के रूप में, इसका मीन्स क्या है कि ये 72 के गुणनखंड रह चुके हैं, होंगे ना, कि ये एक ही संख्या है ना, और प्लस के बाद अलग है, तो मतलब इसको जोड़ा गया है बाद में। जब गुणा होता है तो उन संख्या को मीन्स क्या होता है कि ये किसी संख्या के गुणनखंड रहे होंगे। अगर ये गुणनखंड है तो एक ही संख्या होगी, एक संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही। अब देखो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, क्या कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 7, यहाँ रहेगा 3 इंटू 5 और प्लस 1। बात समझ में? देखो इसमें से 7 को हमने क्या लिया, कॉमन लिया, यहाँ कितना रहेगा 3 और 5 बचेगा और प्लस का 1 बचेगा। अब भाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि ये संख्या के हमेशा 3 गुणनखंड होने चाहिए, सिद्ध करके हमें बता रहा था कि ये भाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो एक संख्या तो ये 7 से विभाजित हो रही है, दूसरी बात ये 3 पंजे 15 और 1 16, 7 इंटू 16 भी तो लिख सकते हैं इसको, और ये 7 से भी कट रही है, 16 से भी कट रही है, और स्वयं से भी कट रही है, और 1 से भी कट रही है। बात समझ में? किसी भी संख्या को हमें अगर भाज्य दिखाना है तो उसके कम से कम 3 गुणनखंड होना अनिवार्य है। क्या होना चाहिए? 3 गुणनखंड होना अनिवार्य है, कम से कम। तो देखो ये 7 से भी कट रही है, 16 से भी कट रही है, और इनका जो गुणनफल आएगा उससे भी कटेगी, और 1 से भी कट रही है, तो ये संख्या भाज्य है। यह संख्या भाज्य है क्योंकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ठीक है, इसीलिए संख्या भाज्य है। ठीक, देखो इसका एक बार गुणा चेक कर लो, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 तिया 180, 180 दूनी 360, या 540 नहीं 360 आएगा, इसका गुणा कर लो तो हो गया था, यहाँ 3 समझ के गुणा कर दिया था, लेकिन इसका गुणा करना 360 आएगा, ठीक है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 5। देखो ये कह रहा है कि सुबह की सैर पर 3 व्यक्ति एक साथ घूमते हैं, साथ साथ घूमते हैं, और उनके कदमों की जो माप है वो 40, 42 और 45 है, यानी 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 व्यक्ति हैं और सुबह वो वॉकिंग के लिए निकले, यानी घूमने के लिए निकलते हैं, तो उनके कदमों की जो माप थी वो कितनी, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। अच्छा, वो प्रत्येक छोटी से छोटी दूरी कितनी तय करनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक अपने कदमों में उस दूरी को तय कर सकता है। देखो हमें ये क्या पूछा गया कि प्रत्येक छोटी से छोटी दूरी बतानी है, यानी वो सबसे छोटी दूरी बतानी है जो कि जैसे घूमने पर वो कदमों
अपने कदमों में उस दूरी को तय कर लेगा। जब कोई, देखो एक चीज याद रखना आपको, क्या कि जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या की बात कही जाएगी, क्या कही जाएगी, छोटी से छोटी संख्या की बात कही जाएगी तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। और जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाएगी तो आपको एचसीएफ निकालना है। बात समझ में आई? जब भी आप इसको नोट करके लिख लेना, आप क्या लिखोगे कि सब जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी तो हम एलसीएम निकालेंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो 40 के गुणनखंड करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 8 पंजे 40 होता है, ठीक। अब 42 है तो 6 सत्ते 42, 2 इंटू 3 इंटू 7, अब 45, 9 इंटू 5 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 5। बात समझ में आई? ये तो हो गया इसके गुणनखंड। अब पूछी थी सबसे छोटी से छोटी दूरी अपने कदमों की वो तय कर सकेंगे, तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। कब, जब छोटी से छोटी दूरी पूछी जाएगी। तो देखो पहले कॉमन क्या है तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो अब देखो दो चीज, दो में कौन से कॉमन है, ये 2 है, और यहाँ पर ये 3 है, और यहाँ ये 5 है, ठीक। अब तक हमने क्या देखा कि तीनों में तो कोई चीज कॉमन नहीं थी, लेकिन दो में कॉमन थी। इन दोनों में ये कॉमन था, इन दोनों में ये कॉमन था, और इन दोनों में ये कॉमन था। अब जो बचा हुआ है कोई कॉमन नहीं है, उसको लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, ठीक। अब इनका गुणा कर लो। देखो अगर आपको बड़ा लग रहा हो, 3 पंजे 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, और देखो ये तो गुणा हो गया 120, और ये हो गया 21, ठीक है ना। और देखो 0 है तो 0 को पहले ऐसे ही लिख दो, 12 से गुणा कर दो, 12 एकम 12, यहाँ से लाएगी 1, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि 2520 सेंटीमीटर की वो दूरी होगी जिससे वो अपने कदमों को तय कर सकते हैं, जो भी निश्चित होगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? हाँ ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए।